तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थ्री का यूनिट 3.3 जिसमें कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का निर्माण, है ना। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या चीज़ इसमें ऐड किया गया, कौन बनाने में इसको ज़्यादा मदद किया। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलीजन बेसिस पे, इंडिया और पाकिस्तान का रिलीजन बेसिस पे क्या किया गया, बंटवारा कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया। द कंट्री was born through a partition on the basis of religious difference, धर्म के आधार पर देश को बांटा गया, ठीक है। जिसमें से कि 10 लाख लोग, बोलता है एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेयर किल्ड, 10 लाख लोग दोनों साइड, बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों साइड मिला के 10 लाख लोग के आसपास मारा गया। फिर दिया है इसमें आगे, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें ब्रिटिश जो था क्या बोल दिया कि ठीक है आज़ाद आप लोग को कर रहे हैं, भारत आज़ाद हो रहा है, लेकिन जो भी प्रिंसली स्टेट है, मतलब प्रिंसली स्टेट का मतलब राजा वाला देश, ऐसा देश जो कि जिसपे कि ऐसा राज्य जिसपे कि सॉरी राजा वाला देश नहीं, जो ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जिसपे कि राजा शासन कर रहा है। तो बोला आप लोग के ऊपर है, आप लोग चाहिएगा तो इंडिया में मिल सकते हैं, आप लोग चाहिएगा तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर आप लोग अपना अलग कंट्री भी बना सकते हैं। यहीं पे दिया है द ब्रिटिश हैड left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. आप इंडिया के साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, या फिर आज़ाद अपना रहना चाहते हैं, आपके ऊपर है, आप जैसा मर्जी है वैसा कीजिए। इस कारण से भारत में द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वेयर डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क, मतलब जो लीडर्स थे उन लोग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था प्रिंसली स्टेट्स को एक जगह लाने में, मर्ज करने में, इंडिया में मर्ज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन में our national movement was not merely a struggle against foreign rules, it was also a struggle to regenerate our country and the transform our society and politics। बोल रहा है ये सिर्फ फॉरेन के खिलाफ, ये हमारे देश में जो लड़ाई हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी ताकत को अपने देश से बाहर निकालने के लिए नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी ताकत को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं था, बल्कि ये जो था ये सोसाइटी में पॉलिटिकल चेंजेस लाना, कंट्री को एक अलग रूप देना क्या कोशिश किया जा रहा था, जिससे कि आने वाले समय में कोई इस पे रूल नहीं कर पाए, ठीक है। फिर आगे इसमें दिया है फिर इसमें आगे दिया है, देखिएगा कि as far back as in 1928 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर सब मिल के साथ में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और उनके साथ 8 कांग्रेस लीडर्स भी थे। और ये कब किया गया, 1928 में। इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on इंडिपेंडेंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। 1931 में जो कराची सेशन हुआ उस समय ये बात को ध्यान में रखा गया कि
जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिया के आज़ाद होने के बाद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरह का दिखेगा, वो किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, ये सब चीज़ उसमें जोड़ा जाएगा। फिर दिया बोथ, मतलब जो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और 1931 में नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से ड्राफ्ट तैयार किया गया था, दोनों में कुछ चीज़ इक्वल था। दोनों एक चीज़ पे तैयार हुए थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार और राइट टू फ्रीडम का बात किया गया था दोनों में, 1928 वाले में भी और 1931 वाले में भी। ठीक है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का बात किया गया था, इक्वलिटी का बात किया था, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का बात किया गया था। ये सभी चीज़ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में होगा। ये बात 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो बनाया गया था उसमें भी था और इसमें भी था, दोनों में था। ठीक है, 1931 में जो कराची सेशन था उसमें भी था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 10 सम बेसिक वैल्यूज वेयर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स। ये सब जो वैल्यूज था, क्या क्या वैल्यूज था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, ये जो 5 चीज़ है, ये चीज़ को कहा गया, ये सब सम बेसिक वैल्यू था जो कि हर लीडर के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान हर लीडर के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली का हर मेंबर के द्वारा इसको माना गया। हर लोग इस बात को एग्री किए कि नहीं, ये चीज़ तो होना ही चाहिए। ठीक है, सभी लीडर्स इस पे तैयार हो गया। अब आगे दिया गया इसमें कि ये जो जानकारी दिया गया, इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। 1937 में इलेक्शन हुआ। प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर का मतलब आज के समय में अगर उसको कहेंगे तो उसके आज के समय में कहते हैं हम लोग विधानसभा। हर स्टेट में अपने पास, हर स्टेट का अपने पास असेंबली है, तो उसी को कहते थे उस समय 1937 में प्रोविडेंशियल असेंबली। तो बोला गया कि 1937 में ब्रिटिश जो था प्रोविडेंशियल असेंबली का इलेक्शन कराया, जिसमें कि इंडियंस भी सिलेक्टेड हुए, इंडियंस भी इलेक्टेड हुए। लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी लिख दिया, दीज वेयर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो इलेक्शन करा के जो मिनिस्टर बने थे ब्रिटिश में, लेकिन वो फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बने थे। पावर किसी और के पास था, पावर ब्रिटिश के पास था, ये लोग चुन लिए गए थे, लेकिन पावर इन लोग के पास नहीं था। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये जो 1937 में इलेक्शंस हुआ प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर के लिए, इसका फ़ायदा इंडियंस को कैसे हुआ, तो यहाँ पे दिया है, बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस in the working of legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up in its own institutions। मतलब पहले तो ये लोग प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर में काम कर लिया। 1937 में जो इलेक्शन हुआ, जो भी इंडियंस चुने गए, उस दौरान जो भी सिलेक्ट हुए, जो भी इसमें सेलेक्ट हो गए, जो भी इनको चुना गया, जो भी मिनिस्टर, उन लोग को एक वर्क एक्सपीरियंस हो गया कि ये लेजिस्लेचर काम कैसे करता है, प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर काम कैसे करता है, इसको सेटअप कैसे किया जा सकता है, इसमें चेंजिंग कैसे किया जाता है, ये सब इंडियंस सीख रहे थे। इंडियंस सीख लिए, वर्किंग फॉर देम, और ये सब वहाँ पे काम करते करते वो लोग सीखे। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बोल रहा है कि 1937 में, यहाँ पे बात को समझना थोड़ा सा, 1937 में प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर के लिए जो ब्रिटिश इलेक्शन कराया था, उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। ठीक है, इंडियंस भी पार्टिसिपेट किए, वोट हुआ, इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस उसमें जीते, उनको भी मिनिस्टर्स का पोस्ट मिला। तो उन लोग के पास पोस्ट मिला, लेकिन बहुत सारा पावर नहीं था, पावर उन लोग के पास नहीं था, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। लेकिन उन लोग को फ़ायदा हुआ कि उन लोग लेजिस्लेचर में बैठ के प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, अगर इंडिया का लेजिस्लेटिव होता, इंडिया में विधानसभा और लोकसभा कैसे काम, अगर इंडिया में बनाना हो, आज भारत के आज़ाद होने के बाद, इंडिया के आज़ाद होने के बाद, फ्रीडम होने के बाद, वो कैसे काम करेगा लेजिस्लेचर, ये सभी चीज़ वो लोग 1937 में जो प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर के लिए चुना हुआ था, उस दौरान जितने भी लोग चुने गए थे, वो लोग उस दौरान उसको सीखे कि इंडिया के फ्रीडम के बाद इंडिया में भी लेजिस्लेटिव सिस्टम होगा, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस होगा, उसको कैसे काम करने के लिए, उसको काम करने के लिए सीखने के लिए
एक फ़ायदा हुआ इन लोग को 1937 में जो गए थे ये लोग, जो भी मिनिस्टर्स वहाँ बने वही लोग जो है इंडिया के लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के लिए काम किए या फिर बोलो उनको बेटर बनाने के लिए आइडियाज़ दिए। आगे फिर बढ़ते हैं। इसी दौरान देखा गया कि ब्रिटिश का बहुत सारा कानून बनाया गया था जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एडेप्ट किया गया। ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया बहुत सारा कानून था, जैसे कि उसमें से एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया है, जिसको कि इंडियंस एडॉप्ट किए हैं। फिर आगे दिया है कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है, बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो कि दूसरे देशों को देख के भी अपने देश में भी वो चेंजेस लाएं या फिर बोलो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाएं या फिर उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोशिश की, जैसे कि इंस्पायर्ड हुए। जैसे दिया है मेनी ऑफ आवर लीडर्स वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। अब हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारे लीडर्स जो थे इंस्पायर होकर अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोशिश किए। उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में, उसको भी देख के सीखे। जो राइट्स के दिया गया था फंडामेंटल राइट्स, वो सबसे पहले यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया था अमेरिका में, वो देख के ये लोग सीखे। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, रिवॉल्यूशन जो हुआ था रशिया में उसको सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कहते हैं, रशिया के रिवॉल्यूशन को, वहाँ से भी देख के वो लोग सीखे। वहाँ से देख के क्या सीखे, देखो यहाँ दिया, द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये लोग सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन रशिया को देख के समझे कि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के बारे में कहा गया द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो तैयार किया गया था कि हमारे देश का संविधान में क्या क्या चीज़ होगा, बेसिक जो फीचर्स डाले गए या फिर बोलो जो प्रोविजंस रखे गए, उन लोग को जब सब साथ में किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स को जब एक साथ किया गया तो उसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। जो ड्राफ्ट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, किसके द्वारा बनाया? कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा बनाया। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का मतलब होता है संविधान सभा। संविधान सभा के मेंबर सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली थे, इनको चुना गया था, इनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के लिए भी इलेक्शन हुआ था, लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ये इलेक्शन जो हुआ था ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, और ये इलेक्शन हुआ था, इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946। यहाँ ध्यान से समझिएगा, इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में, कौन कौन बैठेगा, कौन कौन देश का संविधान बनाने के लिए बैठेगा, इसके लिए जब इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में, और इसका पहला मीटिंग हुआ था दिसंबर 1946 में। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का पहला मीटिंग हुआ था दिसंबर 1946 में। उसके बाद लिखा है सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू, बहुत जल्द क्या हुआ, कंट्री जो था दो भाग में बढ़ गया। आप लोग को पता भी है, इंडिया और पाकिस्तान में गया। जब देश अलग हुआ तब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का संख्या कितना था? कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स का संख्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स का संख्या था 299। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली, यहाँ पे ध्यान से वर्ड को समझना है, ये वाला वर्ड बहुत कंफ्यूजन होता है। द असेंबली एडॉप्ट, असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो इफेक्ट में कब आया, लागू कब हुआ भारत में? वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ये जिस दिन हम लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड have had to rewrite their constitution afresh because the basic rule were not accepted to all। बोला बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना पड़ा, क्योंकि वहाँ का सोशल ग्रुप, वहाँ के लोग उसको मान नहीं रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो सही नहीं था। तो इसका से बहुत सारा कंट्री ऐसा है जिसको कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखना पड़ा। कोई कुछ कंट्री ऐसा है जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं है, रिटन फॉर्म में है भी नहीं। In some other countries the constitution exists as mere piece of paper। बहुत सारे कंट्री में ऐसा है कि जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पे है, उसको एक्चुअल में कहीं कोई फॉलो नहीं करता। मतलब पेपर में लिखा हुआ है, कानून बना हुआ है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता है। हम लोग के कंट्री में क्या कहा जाता है, ओवर द लास्ट half a century several groups have questioned some provisions of the constitution। हम लोग के संविधान पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये प्रोविजन ऐसे क्यों है, वो प्रोविजन वैसे क्यों है। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन। लेकिन कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ग्रुप कभी भी हमारे देश के संविधान की वैधता, लेगिटिमेसी का मतलब होता है उसकी वैधता, उसके अस्तित्व पे कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। ये कभी नहीं बोला गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको नहीं मानेंगे। ऐसा हमारे देश के किसी भी लार्ज सोशल ग्रुप या लार्ज पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कभी भी नहीं बोला गया है। तो ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, why should we accept a constitution framed our constitution granted basic rights and freedoms to all citizens, where any kinds of discrimination are illegal and minority communities are given protection from any kind of discrimination, that this is the reason why until now no, मतलब ये सब जो फीचर्स दिया गया, इसी कारण से कोई भी ग्रुप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल नहीं उठाया कि वो हम गलत है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसी कारण से कोई इस पे सवाल नहीं उठाया। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं। The second reason for accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could be chosen directly by all the people of India, could not have been chosen. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above। यहाँ पे अभी हम पहले ही बताए थे कि कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का जो मेंबर्स था, उसके जो लिए जो इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ था, उस इलेक्शन में वो इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसमें जो भी मेंबर्स चुने गए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे, डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्टेड का बात आप लोग को पहला पता भी होगा, फिर से बता देते हैं। डायरेक्ट इलेक्टेड में क्या होता है कि कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा चुना जाता है किसी भी पर्सन को डायरेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम किसी को चुन रहे हैं और वो किसी और को चुन रहा है, तो वो बन जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यही हुआ, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स के लिए जो चुनाव किया गया उसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं आया था। उस समय यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं आया था, उसमें इंडिया के सभी लोग वोट नहीं किए थे। उस समय उन लोग को कैसे चुना गया था, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में मेंबर्स के रूप में कौन कौन बैठेंगे इसका वोटिंग करने का पावर दिया गया था। मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर, याद होगा, जिसका कि हम पहले जिक्र किया गया है 1937 में प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर का इलेक्शन कराया गया था। ये वाला 1937 में ये वाला जो इलेक्शन कराया गया था, इसमें जो मेंबर्स थे प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर के, जो इंडियन मिनिस्टर्स थे या मेंबर्स थे, वही जाके चुने थे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स को। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स को कौन होंगे, वो लोग, यही लोग चुने थे। फिर आगे दिया, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। असेंबली में ज़्यादातर कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लोग थे। द पार्टी दैट लीड्स इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लोग जानते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने वाली एक पार्टी थी। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। कांग्रेस के जो भी सुझाव होते थे, ओपिनियन होता था, उस पर बहुत सारा असेंबली का लोग जो था, बहुत सारा लोग उस पर एग्री नहीं करता था। मतलब कांग्रेस का कुछ राय होता था, असेंबली के लोग सभी उस पर राय फिर सहमत नहीं होते थे। इन सोशल टर्म टू द असेंबली represented members of different language, group, caste, class, religion and occupation। बोल रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली था, इसमें हर तरह के लोग शामिल थे, हर ग्रुप के लोग थे, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, डिफरेंट कास्ट के लोग थे, डिफरेंट क्लास के लोग थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग थे। मतलब हर सेक्शन से लोग आए हुए थे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने समय किसी भी जाति या धर्म के साथ या किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी तरह के काम करने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो।
ठीक है। आगे फिर इसमें बोला जा रहा है इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल इलेक्टेड फ्रेंचाइजी इट्स कंपोजिशन वुड नॉट बी हैव बीन वेरी डिफरेंट। बोला जा रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स का जो चुनाव इनडायरेक्ट हुआ था, मतलब प्रोविडेंशियल लेजिस्लेटिव के द्वारा हुआ था, अगर ये चुनाव डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा भी चुना जाता, तो भी इसके कंपोजिशन में, ये जो कंपोजिशन का बात हुआ, ये जो कंपोजिशन है ये कास्ट, क्लास, ग्रुप, रिलीजन इसका बात कर रहा था। बोला इसके कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, तब भी सभी धर्म, सभी तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। फिर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक वे। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली एक सिस्टम में, एक प्रॉपर वे में काम कर रहा था, जिसका कि पहला काम क्या था, फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वेयर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाया गया जिसपे कि सभी लोग तैयार हुए। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। फिर उसके बाद क्या किया गया, ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जो कि ड्राफ्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जिसके लिए जिसपे कि डिस्कशन किया जाएगा। सेवरल rounds of thorough discussion took place of draft constitution clause by clause। बोल रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसमें बहुत डिबेट हुआ, बहुत बहस हुआ, डिस्कशन हुआ, और इसके हर एक ड्राफ्ट का क्लाउज बाय क्लाउज लिखा हुआ है। मतलब क्यों इसको किया जा रहा है, एक एक प्रोविजन को साफ साफ लिखा गया है। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेयर कंसिडर्ड। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। बोल रहा है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ, ड्राफ्ट जब तैयार हुआ, उसमें 2000 अमेंडमेंट किया गया, 2000 अमेंडमेंट किया गया, लगभग 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ। जैसे भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर दिए, उसमें लगातार 2000 बार चेंजेस हुआ, 2000 से अधिक बार चेंजेस हुआ। फिर दिया द मेंबर्स, और लगातार जो है बहस जो हुआ, सीरियस deliberated, the members deliberated for 144 days spread over 3 years। 3 साल में 114 दिन जो था वो बहुत ही सीरियस बोला जाता है, बहुत ही सीरियस बहस चला। जैसे कि देखिए इसमें दिया होगा 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। मतलब जो संविधान बन रहा था उसमें 3 वर्ष का टाइम लगा, अप्रॉक्स 3 वर्ष का टाइम लगा था। उसमें बोला कि 114 दिन, उस 3 साल में 114 दिन जो था उस पर गंभीर डिस्कशन जो हुआ, बहुत सीरियस डिस्कशन 114 दिन तक चला। सभा में पेश हर प्रस्ताव, जो भी बात कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा गया, हर शब्द, हर वर्ड, हर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, और इसका सभी रिकॉर्ड को एक जगह जमा करके इसको एक बुक में कन्वर्ट किया गया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली डिबेट्स, जिसको कि 12 भाग में, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को 12 मोटा भाग में प्रकाशित किया गया। हम लोग भी पढ़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली डिबेट्स नाम का बुक बनाया गया जिसको कि 12 भाग में बांटा गया, और वो 12 भाग मोटा था। सभी भागों को प्रिंट करके रखा गया ताकि लोग इसको पढ़ सके, ताकि लोग इसको समझ सके कि कैसे उस समय इन्हीं बहसों पर हर संविधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जाता है। मतलब संविधान में क्या, किस कारण से किस कानून को लाया गया, कौन से कानून को हटाया गया, कौन सा प्रस्ताव आया, सभी चीज़, क्या बहस चला उसमें, क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था, हर चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग को देखना होगा कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली डिबेट्स नामक बुक को। ये बुक को अगर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ, किसी कानून को बनाने के पीछे क्या सोच रखा गया था, उस कानून में क्या क्या चीज़ ऐड किया गया। ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, बताएंगे। यहाँ भी एक बार देख लीजिए, इसमें भी ये सब देख लीजिएगा, सब मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, इन लोग का काम क्या था, इन लोग दिया हुआ है कौन क्या था। यहाँ पे कुछ छूटा भी नहीं होना चाहिए। मेन बात, सबसे बड़ा बात, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे। मेंबर्स एक आम आदमी थे, हर ग्रुप, हर रिलीजन के लोग थे,
हर क्लास से, हर ऑक्यूपेशन के आदमी थे। उनका चुनाव इनडायरेक्ट रूप से हुआ था। इनडायरेक्ट रूप का मतलब क्या हो गया कि ये प्रोविडेंशियल लेजिस्लेटिव जो थे, प्रोविडेंशियल लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स थे वो चुने थे कि कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स कौन होंगे। ठीक है, उसके बाद उनमें इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का पहला में कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के पहला बोलते सॉरी जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के लिए। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली दो भागों में बटा। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली दो भागों में बटा, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली और इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। पाकिस्तान इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में टोटल मेंबर्स थे 299। उसके बाद पहला मीटिंग हुआ दिसंबर 1946 में। पहला मीटिंग कब हुआ? दिसंबर 1946 में। ठीक है, उसके बाद आगे संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1946 को। और ये लागू कब से हुआ, इंप्लीमेंट कब से हुआ इंडिया में? 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में मेंबर्स के द्वारा जो भी बात कहा गया, जो भी कानून बनाने के जो भी प्रस्ताव रखा गया कि हाँ ऐसा कानून होना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको क्यों रखा जाए, क्यों नहीं रखा जाए, हर तरह के बहस को कॉन्स्टिट्यूटेंट में, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में वे हर बहस को रिकॉर्ड करके रखा गया है। उसके हर एक वाक्य को, हर एक शब्द को रिकॉर्ड करके रखा गया। उसके बाद उसको एक बुक में, एक किताब में पब्लिश किया गया जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, जिसका कि 12 पार्ट है, जिसका कि मोटा मोटा 12 पार्ट है। अगर हम लोग को जानना है या आप लोग को जानना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये कानून क्यों आया, कहाँ से आया, इसके पीछे का क्या तर्क दिया गया, क्या लॉजिक था, ये सभी चीज़ हम लोग को पढ़ने की मिलेगा कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली डिबेट्स में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा।